हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। आज के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मणिपुर इश्यूज़ के बारे में है एक आर्टिकल, थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आर्टिकल जो है वो इन्होंने समर्सिबल अभी जो इम्प्लोड किया है उसके बारे में एक आर्टिकल है। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि एक न्यू mRNA वैक्सीन आया है तो उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। डायस्पोरा जो जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं 26 जून 2023 के इस आर्टिकल में। ठीक है, चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सबसे पहले जो प्रोफाउंड आईएएस का जो इनिशिएटिव है वो बात कर लेते हैं। फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स। ये 1 ईयर कंप्लीट कवरेज देगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग, कंप्लीट आपका जो है टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसी के अंदर है। ये 5 जुलाई 2023 से स्टार्ट होने वाला है। चलिए, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यूपीएससी मेंस का, वो भी 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब ये सभी, एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इस कोर्स के अंदर कवर होगा। जो लोग केवल मेंस ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ज्योग्राफी का बैच भी 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट कवरेज पेपर 1 एंड 2, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी, आंसर राइटिंग, सब कुछ है इसमें। ठीक है, इसके अलावा सोशोलॉजी ऑप्शनल भी शुरू होने वाला है 4 जुलाई को। ठीक है, तो इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट कवरेज मिलेगा। तो डू ज्वाइन दिस कोर्स। और ये चारों कोर्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्टली क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाउंड आईएएस का ऐप भी आप जो है, इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड करके हमारे जितने भी इनिशिएटिव है उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल। दैट इज़ मणिपुर, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर फिंगर पॉइंटिंग। अब ये आर्टिकल जो है वो कहा गया है कि आप फिंगर पॉइंटिंग मत करिए। समझ में आ रहा है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। पहले मेन मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये एडिटोरियल जो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से, और जीएस पेपर 2 उसके, और जीएस पेपर 3, इन तीनों पेपर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये। अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने कहा कि सर जी, मणिपुर इज in a violent stage, right? And it is basically the boiling pot nowadays. ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एथनिक वायलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला ये जो वायलेंस शुरू हुआ वो 3 मई से शुरू हुआ। ठीक है, जिसमें नागा, कुकी एंड मैती कम्युनिटी जो थे, इन दोनों के बीच में वायलेंस हुआ टू सम पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन मणिपुर, राइट। और इसमें काफ़ी लोग जान गए, इसमें कम से कम 120 लोग मारे गए और कम से कम 45,000 लोग जो हैं डिस्प्लेस हुए हैं अपने जगह से। तो ये अब तक की सबसे बड़ा एथनिक क्लैश मान सकते हो, वन ऑफ दी बिगेस्ट एथनिक क्लैशेस आप ये मान सकते हैं मणिपुर का इशू है। ठीक है, तो अब चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले ये मुद्दा क्या है, क्या इशू है दो स्टेट के बीच में। जो बच्चे जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए जो है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, मुद्दा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो मैतीज़ हैं, मैतीज़, ठीक है, और कुकी के बीच में है। ठीक, मैतीज़ जो हैं वो बेसिकली प्लेन पीपल हैं। ठीक, दे आर वैष्णवाइट। ठीक, ठीक है, इन शॉर्ट दे आर हिंदूज। ठीक, और दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग मेजोरिटी ऑफ दी मणिपुर पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ दी मणिपुर पॉपुलेशन। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है, ये मान के रखिए कि मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है ये मैतीज़ का है। वहीं पर बात आप कुकी और नागा की बात करें तो दे आर हिली पीपल, हिली पीपल। ठीक, दे आर मोस्टली क्रिश्चियंस, और ये जो है माइनॉरिटी हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा,
ये मेजोरिटी है, मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन रहते हैं ये 10% ऑफ द स्टेट पर, 10% ऑफ द स्टेट एरिया। लेकिन जो कुकीज़ हैं ये 90% ऑफ द स्टेट एरिया में रहते हैं। ध्यान समझिए, कुकी जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स है और मैतीस को शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस नहीं मिला है। अब बवाल इन्हीं सब का है। देखिए क्या हुआ कि जो मणिपुर हाई कोर्ट है उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मैतीस कम्युनिटी जो है उनको एसटी स्टेटस मिल जाना चाहिए। ठीक, जो बीरेन जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक, इससे पहले कि वो मैती को एसटी स्टेटस मिलता, ठीक है, कुकीज़ ने इसका विरोध किया। कुकीज़ ने कहा नहीं भाई, मैतीस को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। कुकीज़ ने कहा कि जो मैतीस हैं दे आर ऑलरेडी एफ्लुएंट और वेल ऑफ हैं, एजुकेटेड हैं। अगर आप इनको एसटी का स्टेटस दे देंगे तो इनको एक एज मिल जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, कुकीज़ के कुछ लाइन पर इनर लाइन परमिट मिलता है। अगर इनको एसटी स्टेटस मिल जाएगा मैतीस को तो दे विल कम आउट ऑफ देयर टेरिटरी एंड दे विल इंक्लूड दी हिली एरियाज, जो कुकीज़ को पसंद नहीं है। तो ये तुरंत, हालांकि मैतीस एंड कुकीज़ का बड़ा क्लैश रहा है शुरुआत से, लेकिन ये जो एसटी का स्टेटस ग्रांट करने वाला जो सिनेरियो आया, इसने इसमें और भी जो है आग में घी डालने का काम किया और दोनों कम्युनिटी जो है लॉगरहेड्स में आ गए, मैतीस एंड कुकीज़। ये इनका जो है लड़ाई का मेन जड़ था, अभी जो जड़ चल रहा है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी, ये जो आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा है समझिए। ये कह रहे हैं क्या कि ये कन्फ्लिक्ट जो है आप केवल एथनिक कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से मत देखिए, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी देखिए। ये कह रहे हैं क्या कि चूंकि मैतीस वैली पीपल हैं, ये कह रहे हैं कि जो मैतीस हैं ये वैली पीपल हैं और जो कुकीज़ हैं दे आर हिली पीपल। ये कह रहे हैं देयर इज अ डिवाइड बिटवीन वैली एंड हिल, स्टिल ज्योग्राफी इंटीग्रेशन पाया जाता है। अगर आप देखें, ये मान लीजिए कि ये हिल है और ये वैली है, आप बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि ये जो हिली एरिया है और ये वैली एरिया है, तो इन्होंने बोला कि इसको आपको इंटीग्रेशन में देखना होगा। अगर हम दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन की बात करें तो वो सिविलाइजेशन वैली में पहले डेवलप हुआ है। ध्यान तो सुनिएगा सर, दो हिल पीपल के पास स्ट्रेटजिक एडवांटेज होता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर हम लोग देखें, मान लीजिए ये जो एरिया है ऐसे करके, ये हिल है, ये हिल के पास स्ट्रेटजिक एडवांटेज होता है कि वो चाहे तो वैली पीपल के ऊपर नजर रख सकते हैं। लेकिन जितने भी सिविलाइजेशन हुए हैं वो हमेशा वैली में ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्लेन होता है और यहां पर फर्टाइल लैंड पाया जाता है, तो एग्रीकल्चर रिच जोन होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ज्यादा एफ्लुएंट लोग होते हैं ये लोग। हालांकि हिल एरिया का अपना सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहीं से नदियां निकलती हैं। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि हिल के बिना नदियों के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो हिल के बिना वैली पीपल अधूरे हैं, वैली पीपल के बिना हिल पीपल अधूरे हैं। तो इनमें अपने आप एक ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन है। इसीलिए हिल के बिना वैली पीपल नहीं रह सकते, वैली पीपल के बिना हिल पीपल नहीं रह सकते। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यही चीज़ों को डोनेट करेंगे हिली एरियाज में, है ना। तो इनमें इनसेपरेबल रिलेशनशिप होता है। इसीलिए आप देखिएगा दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस आर्टिकल में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है क्या, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी किसी भी रीजन के जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि एक मैकाइंडर का, हम लोग जब ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे होते तो मैकाइंडर की अब थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, मैकाइंडर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ इंडिया। इन्होंने हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट दिया था। रशिया को हार्टलैंड बनाया था।
कहा था सारा का सारा जो भी आदमी हार्टलैंड पे कमांड कर लेगा पूरे वर्ल्ड पे कमांड कर लेगा। हालांकि इस थ्योरी का सिग्निफिकेंस आज की डेट में थोड़ा कम है, साइटिंग दी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशनल अवेलेबिलिटी। लेकिन आज के डेट में भी जो रशिया का रिस्पॉन्स देखते हैं, यूक्रेन का क्राइसिस देखते हैं, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ की देन है। इतना ही नहीं, भूटान टेरिटरी को बचाने के लिए डोकलाम इशू का होना ये भी ये दिखाता है कि कैसे एक एरिया के अंदर जो इनकर्सन होता है उससे दूसरा एरिया इनसिक्योर हो जाता है। समझ में आ गया, इन्होंने ये बताया। सिमिलरली हिल और वैली जो हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। समझ में आ रहा, इन्होंने ये बोला है। और ये एक इमेजिन नेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। समझ में आ गया, इन्होंने मैंने जो आपको बताया वही चीज़ ये बताना कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि सारा मुद्दा ये जो बवाल शुरू हुआ ये शुरू हुआ कैसे। इन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश इंडिया में, जब इंडिया ने को कॉलोनी ब्रिटिशर्स ने बनाया तो उन्होंने क्या किया, समझिए इस बात को। उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट एरिया को ट्री प्लांटेशन का बेल्ट बनाया, ट्री प्लांटेशन का बेल्ट बनाया, टी प्लांटेशन का बेल्ट बनाया। तो जहां टी प्लांटेशन होता था वहां ट्री प्लांटेशन कर रहे थे, लेकिन उसी एरिया में कुछ ट्राइबल लोग भी रहते थे। तो ट्राइबल को लेकर ब्रिटिश के पास दो चॉइसेस थे, या तो वो उनको डेवलप कर देते पढ़ा लिखा के, या उनको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो ब्रिटिश ने जो है उनको पढ़ाने लिखाने का कॉन्सेप्ट नहीं रखा, उनको उन्होंने क्या किया ट्राइबल को कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट डाल के कि भाई इसमें कोई नहीं जाएगा। और बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज को वहां इंट्रूड कराया और वहां पर जो है क्रिश्चियनाइजेशन शुरू किया वहां पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ताकि वो एक क्रिश्चियन किंगडम में कन्वर्ट हो जाए और अगर इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो भी ब्रिटिश डोमिनेंस वहां पे रहे। समझ में आया, यही कारण है कि आज देखते हैं आप ज़्यादातर ट्राइब्स जो होते हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। समझ में आया, तो ये इन्होंने बताने की कोशिश किया है। इन्होंने बोला देखो स्कॉट्स नॉन स्टेट बियरिंग पॉपुलेशन ऑफ द हंटर गैदरर, वो वहां पे रहते थे, whose community affiliation was seldom extended beyond their villages, subjugate each of them और bring them under their direct rule। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो उनको दबाकर अपने अंदर डायरेक्ट रूल में लाते या लीव देम अलोन अंडर देयर रिमोट गेज। तो ब्रिटिश ने उनको छोड़ दिया ऐसे ही। समझ में आया, इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट लाकर उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया उनको कि भैया जैसे आप रह रहे हो वैसे रहिए, हम आप में इंटरफेयर नहीं करेंगे बाद में, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी को भेजकर वहां पर क्रिश्चियनिटी जरूर फैलाएंगे ताकि क्रिश्चियन किंगडम बना सके। समझ रहे हो बातों की नहीं। अब इन्होंने बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से यहाँ पर आपको एक तरह का ट्राइबल बेल्ट जनरेट हुआ है जो आउटसाइड वर्ल्ड से थोड़ा अलग है। अब ये बोलते हैं कि मैती लोगों का पेन समझो। इन्होंने कहा कि मैती लोग जो थे ये हमेशा से पेन में रहे हैं, इन्होंने गजब की सफरिंग झेला है। पहला सफरिंग तो इन्होंने झेला कि कुछ मैती लोग जो हिली एरिया में रहते थे उन्हें मार कर जो है प्लेन में भेज दिया गया या वहाँ से भगा दिया गया। तो पहला वहाँ पर इन्होंने उनको एक्सपल्स किया गया। दूसरी प्रॉब्लम मैतीस को ये हुआ कि मैतीस को आउटसाइडर ट्रीट किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्होंने ये कहा। तो यहाँ पर नॉन अग्रेसिव एथनिक क्लेंसिंग मैतीस की शुरुआत से रही है, ठीक है। उसके बाद उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है वो भी नहीं दिया गया। समझ रहे हो बातों की नहीं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैतीस ने जो है वायलेंट स्टैंड लेना शुरू किया। हालांकि इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते हैं, पर इन्होंने भी बहुत झेला है मैतीस ने। समझ रहे हो बातों की नहीं। फिर बोले कुकीज़ ने भी कुकीज़ के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। कुकीज़ जो हैं वो प्रॉपी प्लांटेशन करते थे, इसको इलीगल कह दिया गया। इलीगल माइग्रेशन झेला इन्होंने, इंक्रोचमेंट झेला इन्होंने, इंक्रोचमेंट इन द रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कुकीज़ भी सफ़र किए। तो देखो मैतीस भी सफ़र कर रहे हैं, कुकीज़ भी सफ़र कर रहे हैं। सवाल ये है कि इनको कैसे सेटल किया जाए, कैसे इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। तो इन्होंने कहा कि मैतीस और कुकीज़ एक दूसरे पर पिन पॉइंट करना बंद करें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पिन पॉइंट करना बंद करें। अगर मैतीस या कुकीज़ किसी ने भी मान लीजिए पुलिस के जो आर्म्स वगैरह हैं उनको अगर हथियार किया है, उन्होंने बिसीज किया है, तो वो एक्सेप्ट करें और उसको वापस जो है सरेंडर करें, वायलेंस को छोड़ें। समझ में आ गया। और दोनों एक दूसरे के जो डिमांड्स हैं उसको मीट किया जाए। और एट द सेम टाइम जो आर्म फोर्सेस, ध्यान सुनिएगा, जो आर्म फोर्सेस जो हैं, जो आर्म फोर्सेस किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में हैं या अगर वो साइलेंसिंग करने का काम करें तो करें, लेकिन किसी तरीके का अदर कन्फ्लिक्ट में ना फंसें। सभी कम्युनिटी को आप एक स्टैंड पे लाकर ही चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। यही इस पूरे एडिटोरियल में बताने की कोशिश की गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं
हमने पॉइंट टू बी नोटेड में ज़्यादा नहीं बताना क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड में सबसे पहला क्या है आपको बता दूं कि मैतीस एंड कुकीज में किसका प्रॉब्लम है, एसटी डिमांड को लेकर एक इशू है, ठीक, जिसको कुकीज जो है क्या कर रहे हैं, मतलब कि कुकी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर, एसटी डिमांड फॉर मैतीस को कुकीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक, पहला तो ये चीज है। दूसरा क्या है, हिली पीपल और प्लेन पीपल में एक तरह का नेचुरल इंटीग्रेशन होता है, दस कन्फ्लिक्ट इसी सिचुएशन में अराइज होता है। ये हम लोगों ने कई जगह देखा है, ये हमने यूक्रेन के क्राइसिस में भी देखा है और दुकलाम इशू में भी देखा है। समझ रहे हो बातों की नहीं? यहां पर आपको मल्टी स्टेक्स होल्डर अप्रोच अपनाने की जरूरत है। होल्डर अप्रोच अपनाने की जरूरत है, ठीक, अपनाने की जरूरत है। आप जरा इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक्सप्लेन हाउ ज्योग्राफी of Manipur is responsible for the conflict, for the ethnic conflict prevalent ठीक है, suggest remedies, 250 words, 15 marks, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटरीच टू डायस्पोरा एंड स्टेट्समैनशिप। अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है देखो, अभी क्या इन्होंने बोला कि मई 2023 में जापान के अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन साहब गए और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है वो तमिल डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करेगा, तमिल डायस्पोरा को, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और उन्होंने कहा कि जो तमिल डायस्पोरा है यह तमिल कम्युनिटी जो है ये तभी प्रोटेक्टेड रह सकता है अगर तमिल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए तो, क्योंकि तमिल लैंग्वेज जो है वो तमिल कल्चर को डिनोट करता है। तो ये आर्टिकल बेसिकली डायस्पोरा के ऊपर है, लेकिन तमिल डायस्पोरा के ऊपर ज़्यादा, और थोड़ी सी बातें डायस्पोरा को लेकर और कहा है। इन्होंने कहा है कि तमिल डायस्पोरा बहुत रिच डायस्पोरा है, बहुत मोबाइल कम्युनिटी है तमिल कम्युनिटी। इन्होंने बोला कि अगर आप देखें तो तमिल डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा का मतलब होता है कि इंडियन लोग जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर डायस्पोरा की बात की जाए तो मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में तमिल पॉपुलेशन काफ़ी मेजॉरिटी में है। अगर आप डायस्पोरा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो श्रीलंकन तमिल्स, सिंगापुर में तो लैंग्वेज ही है तमिल, मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज जो है तमिल है। मलेशिया में भी काफ़ी तमिलियंस हैं, और गुड नंबर इन म्यांमार, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका, सेशल्स, रीयूनियन आइलैंड, इसके अलावा फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुआना, सूरीनेम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्रीज, UAE, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन कम्युनिटी कंट्रीज, बहुत जगह पर तमिल आपको तमिलियंस मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? और इन्होंने बोला कि ये जो तमिल कम्युनिटी है बहुत डायनेमिक ग्रुप है, और तमिल जो डायस्पोरा है उसकी 3 आइडेंटिटी होती है। एक पहला तो तमिल आइडेंटिटी जिसे वो बहुत ऊपर रखते हैं, दूसरा इंडियन आइडेंटिटी क्योंकि वो इंडियंस हैं, और तीसरा वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिए, ठीक। इन्होंने ये बात कहा है। उन्होंने कहा है कि जो तमिल जो हैं, तमिल डायस्पोरा जो हैं वो बहुत कारणों से इम्पोर्टेंट है। वो इनका न्यूमेरिकल नंबर, उनका एजुकेशन, उनका प्रोफेशनल
कंपोनेंट, उनकी जो इकोनॉमिक क्लॉट है, एवव ऑल मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम ऑफ द होस्ट कंट्रीज, इन सब मामले में बहुत सारी बातें तमिल कम्युनिटी के साथ आ जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि वास्ट स्ट्रेच ऑफ तमिल डायस्पोरा आपको देखने मिलेगा और कुछ तो बहुत ही मतलब ऊपर की पोजीशन तक पहुंचे हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि डॉक्टर चंद्रशेखर, मोंटी नायकर, संबंधन, फिर जानकी तेवर, टी.एस. मनियम, सुमीरी मूर्ति, थोंडनमन, एस.आर. नाथन, मुथैया मुरलीधरन, नागमत्तू, इंदिरा नुई मजुमदार, इसके अलावा आपका जो है सुंदर पिचई, रघुराम राजन, कमला हैरिस, ये सब सर जी देख लो सब तमिलियंस हैं। समझ रहे हो बात को? तो इन्होंने बोला कि भाई हमारा जो क्लॉट है ना बहुत खतरनाक वाला है। समझ रहे हो? अब इन्होंने बोला कि व्हाट आर दी होस्ट कंट्रीज पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। इन्होंने बोला कि क्या पॉलिसी रही है और उनका क्या इम्पैक्ट रहा है तमिल डायस्पोरा के ऊपर। तो देखिए इन्होंने क्या कहा ना, पहले तो श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने क्या कहा था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो नेहरू जी ने एक बात कहा था कि इंडियन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, दे आर ऑल इंटीग्रेटेड, और हम कमिटेड हैं कि वो किसी भी कोने में क्यों ना रहे, हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये बात जो है नेहरू जी ने कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जस्ट इसके ऑपोजिट हुआ। आप अगर बात करें, इन्होंने कहा कि मतलब ऐसा मतलब ये हुआ कि नेहरू ने प्रिंसिपल किया था कि ऑल दोज हु कंसीडर्ड सीलोन टू देयर होम एंड हैव स्टेड देयर फॉर द लॉन्ग टाइम टू बी कन्फर्ड विद द सिटीजनशिप। इन्होंने कहा कि भाई इस हिसाब से, जिसे नेहरू जी ने कहा कि ऑल इंटीग्रेटेड हैं, लेकिन जो तमिलियंस श्रीलंका में रह रहे हैं उनको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रीलंका का जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ उसके तहत जो है जो श्रीलंकन तमिल, जो इंडियन तमिल से या तमिल जो श्रीलंका में रह रहे थे, उनको वहाँ पर एक तरह सेकंड क्लास सिटीजन का स्टेटस मिल गया और सिंगली लैंग्वेज को प्राइमेसी में दिया गया। ये देखते हुए कई सारे श्रीलंकन तमिल जो थे श्रीलंका छोड़ के इंडिया में आने लगे। तो इसी चीज़ को लेकर जो है श्री मावो शास्त्री पैक्ट हुआ और उसके तहत दोनों कंट्री में आधा आधा बांट दिया गया और कुछ हद तक श्रीलंकन तमिल्स को इंडिया में ला दिया गया। इन्होंने कहा कि ये बहुत गलत था, नेहरू जी के स्टेटमेंट के अगेंस्ट था। नेहरू जी ने कहा था कि जो तमिल हम लोग सभी इंटीग्रेटेड हो और जो जिस कंट्री में रहना चाहता है उस जगह का अगर काफ़ी लंबे समय से रह रहा है तो उस कंट्री का उसको सिटीजनशिप मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस पैक्ट के तहत जो है तमिल को डिवाइड कर दिया गया और काफ़ी सारे तमिलियन को इंडिया में ला दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं, ये ध्यान रखिए। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। आज भी जो है वो कई सारे तमिलियन कैंप्स में रहते हैं। इन्होंने बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये हो गया है कि तमिल कम्युनिटी ने तमिल लैंग्वेज को ही छोड़ दिया है, जो कि उनके तमिल कल्चर का एक की एलिमेंट्स, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ। समझ रहे हो बातों की नहीं? फिर उन्होंने बोला क्या कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में देनी होगी। इन्होंने कहा जो पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन डायस्पोरा कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो इंडियन डायस्पोरा के बारे में देखे और समझे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को समझ में आना चाहिए कि वो एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करे। समझ में आ रहा है? और पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसेंसस करके वो जो है जो तमिल का इशू है चाहे कोई भी इशू है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करे, पर ऐसा होता नहीं है। समझ में आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंसेंसस बेसिस पे काम नहीं कर रही है। इसी वजह से देखिए आप कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें कई बार जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे उनको सिटीजनशिप देने की बात हुई, पर श्रीलंका से जो तमिलियंस आए थे उनको सिटीजनशिप देने की बात नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो तमिलियन लीडर्स थे वो अपनी बात इफेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रख नहीं पाए, जिसके वजह से ये मुद्दा अभी तक नहीं आया। बहुत ज़रूरी है कि इनको जो है मतलब कि सिटीजनशिप स्टेटस मिले, क्योंकि 29,500 तमिलियंस जो हैं आज भी रह रहे हैं स्टेटलेस कंडीशन में। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो ये बोला है कि आउटरीच टू डायस्पोरा एंड स्टेटमैनशिप, ये ज़रूरी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक पेज पर आकर डायस्पोरा के बारे में सोचे और अपने ओपिनियन बिल्ड करें और जो लोग स्टेटलेस हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करें। है ना सर? ये चीज़ कहने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो क्या है भाई आर्टिकल की बात? सबसे पहला पॉइंट टू बी नोटेड क्या है भाई? पॉइंट टू बी नोटेड,
देखिए श्रीलंकन तमिल को लेकर ये दूसरा आर्टिकल आ चुका है श्रीलंकन तमिल्स को लेकर, है ना। तो इसमें क्या है कि इनको प्लांटेशन के लिए लाया गया था, लेकिन 1947 ऑनवर्ड्स क्या हुआ है, तमिल्स को जो है सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा गया। इनके लैंग्वेज को जो है स्टेट लैंग्वेज भी नहीं घोषित किया गया। बाद में सेनावो शास्त्री पैक्ट हुआ, समझ में आ रहा है। उसके तहत जो है काफ़ी सारे तमिलियंस को इंडिया में लाया गया, जिसको तमिलनाडु ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, तमिलनाडु के काफ़ी सारे लीडर्स में, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि जो तमिल्स हैं एज अ कोहेरेंट थॉट नहीं ला पाए हैं अभी तक। ये इस वजह से भी है क्योंकि तमिल एज अ लैंग्वेज जो है वो अपहोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो बातों की नहीं, वो बोल नहीं रहे, उतना ज़्यादा पकड़े नहीं है, क्योंकि वो तमिल कल्चर का इंडिकेशन है, समझ रहे हो बातों की। यही कारण था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो श्रीलंकन तमिल्स की बात जो है नहीं रखी गई, और आज भी वो लोग काफ़ी सारे जो हैं स्टेटलेस कंडीशन में। तो इन्होंने कहा है कि जो जब डायस्पोरा की बात आती है तो ज़रूरी है कि सेंटर और स्टेट जो है दोनों सेम पेज पर हैं, समझ रहे हो बातों की नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है। तो आप डायस्पोरा में एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि डिस्कस द इश्यूज विथ इंडियन डायस्पोरा। डिस्कस in light with Tamil issue, 250 words, 15 marks। ओके फाइन। ये क्या है, अभी क्या हुआ है, जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स जो पुणे बेस्ड जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स है, एक पाइनियर मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने mRNA जो है वैक्सीन निकाला है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उस पर ये बहुत सूटेबल माना जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये कहा है, इन्होंने कहा है कि हालांकि WHO ने कोविड-19 को एक तरह से बोल दिया है कि भाई ये पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। पर प्रॉब्लम यह है कि जो जिम्कोवैक OM है, जिसे ओमिक्रॉन वायरस के अगेंस्ट बोला गया, ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ द कोविड-19, उसके अगेंस्ट बोला गया, समझ में आ रहा है, जिम्कोवैक OM। उन्होंने क्या बोला है समझने की बात कुछ कीजिए। इन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी यूज़ के लिए इतनी ज़रूरत क्या थी। देखिए पहले तो कोई भी जो वैक्सीन या ड्रग्स आता है उसको एनिमल ट्रायल्स, फिर रिगरस एनिमल ट्रायल्स, फिर ह्यूमन ट्रायल्स के थ्रू पास करके एक लंबा ड्यूरेशन 8 से 10 साल लगता है किसी ड्रग को पास होने के लिए, समझ रहे हो। अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि इस चीज़ को बहुत तेज़ी से कर दिया जाता है और कई बार मल्टीपल ट्रायल एक साथ कर देते हैं, समझ रहे हो। इसके वजह से कई बार उस ड्रग्स का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होता है। और एक और बात, अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल आया था जिसमें कहा था कि वुमेन पे उसका क्या इम्पैक्ट है ये भी नहीं बता पाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई देखिए, इंडिया मस्ट कीप एन आई ऑन दी एडवर्स रिएक्शंस फ्रॉम न्यू ड्रग्स। आप देखिए कि उसका क्या रिएक्शन है, उसके ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, तब जाकर ही उसको जो है आप लॉन्च करिए। अभी तो इतनी हड़बड़ाहट नहीं है, तो आप पहले देख लीजिए कि उसके पॉजिटिव निगेटिव क्या इम्पैक्ट है, तब जाकर उसको ड्रग्स को लाइए। अभी इमरजेंसी यूज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा। अच्छा, ये क्या बोला है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये बड़ा नॉर्थ एंड साउथ है। आपको याद हो मैंने एक दिन एडिटोरियल में डिस्कस किया था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर, लेकिन हालांकि इसमें जो ना पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेकर ज़्यादा बात की गई है। इन्होंने क्या कहा है कि जो नॉर्थ है, इन्होंने बेसिकली कहने की क्या कोशिश किया है कि साउथ इंडिया की जो कोशिश रही है हमेशा से वो रही है कि फेडरेशन ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़, पर नॉर्थ इंडिया में क्या है, हिंदुत्व का ज़्यादा रहता है। तो उसके वजह से उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा जो है फेडरेशन जो है उसमें सेंट्रलाइजेशन के ज़्यादा एम्फसाइजेशन है। इन्होंने इसका एग्जाम्पल इससे दिया कि आप जरा साउथ इंडिया का पॉलिटिकल एंगल देखिए। साउथ इंडिया में आप देखिएगा आपको डिफरेंट पार्टीज नजर आ जाएगी।
मतलब आपको कर्नाटका में दूसरी गवर्नमेंट नज़र आएगी, केरला में दूसरी गवर्नमेंट नज़र आएगी, तमिलनाडु में डिफरेंट, और आपको आंध्र प्रदेश में कोई दूसरी गवर्नमेंट नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन आप नॉर्थ इंडिया में देखो ज़्यादातर स्टेट्स आपके बीजेपी रूल्ड हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो नॉर्थ इंडिया का जो मेन पॉलिटिक्स रहता है वो हिंदी के बेसिस पर रहता है, लेकिन साउथ इंडिया ये मानती है कि हर एक स्टेट का अपना एक लैंग्वेज है, दैट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। तो इन्होंने बोला कि साउथ इंडिया का जो सोच रहता है वो रहता है कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, मतलब इंडिया इज द सिंबल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़। वहीं पर इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं रहता। देखिए आप जरा देखिए, इन्होंने बोला है क्या कि लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स रिलीजन पार्टीज एंड इट्स डिमांड फॉर मोर पावर टू द स्टेट्स, इट मल्टीपल लैंग्वेजेस, कल्चर, इट कनेक्टिंग काउंटर कल्चर बिल्ट थ्रू द वेरियस एंटी क्लासेस, एंटी ब्राह्मण्स, रैशनलिस्ट मूवमेंट, इट हायर इकोनॉमिक स्टेटस, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, इन सब चीज़ों में साउथ इंडिया काफ़ी आगे है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि B.R. अम्बेडकर ने नॉर्थ को कंजर्वेटिव कहा था, सुपरस्टिशियस एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कहा था, वहीं पर साउथ इंडिया को प्रोग्रेसिव, रैशनल एंड एजुकेशनली फॉरवर्ड कहा था। इन्होंने कहा था कि कई सारे ऐसे लीडर, जवाहरलाल नेहरू का इनमें कोटेशन दिया गया कि जो ब्रह्मैनिकल रिचुअल्स को मतलब की प्रैक्टिस करते थे। राजेंद्र बाबू ने बनारस में ब्राह्मण की पूजा करी थी, उनके पैर धोए थे और उसको पिया था। तो बोला कि इस टाइप के उन्होंने इस एज पर मतलब कि B.R. अम्बेडकर इस टाइप के लीडर अगर मतलब जो नॉर्थ इंडिया में जैसे हैं उस टाइप के लीडर अगर रहेंगे तो कैसे चलेगा। इन्होंने बोला कि अंडर सच लीडरशिप द साउथ वुड टॉलरेट द रूल ऑफ द नॉर्थ। तो इन्होंने बोला कि कैसे टॉलरेट कर पाएगा साउथ रूल ऑफ द नॉर्थ को। इन्होंने बोला कि साउथ जो होता है वो बेसिकली फॉर्मिडेबल फोर्ट्रेस वेयर द बीजेपी हैज़ नो प्रेजेंस नाउ। वही बोल रहे हैं कि जो साउथ इंडिया का जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो नॉर्थ इंडिया से डिफरेंट है, समझ में आ रहा है। इन्होंने बोला कि द लिंग्विस्टिक नेशनैलिटी मूवमेंट्स विच इमेजिन इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ नेशनैलिटीज़। इंडिया में अगर आप देखें जब 1950s के दौरान में लैंग्वेज को लेकर बड़ा लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड हुई थी, तो वहाँ पर साउथ इंडियन स्टेट्स ने बोला कि एक फेडरेशन ऑफ नेशनैलिटीज़ है, समझ में आ रहा है। वहीं पर नॉर्थ इंडिया इमेजिन इंडिया एज अ होमोजेनियस नेशन दैट रेजोनेट्स विद दी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। नॉर्थ साउथ इंडिया बस यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ नेशनैलिटीज़। वहाँ पे कई स्टेट्स हैं, कई कल्चर हैं। वहीं पर नॉर्थ इंडिया इस चीज़ पे एम्फसाइज करती रहती है कि एक होमोजेनस नेशन आए। तो आप नेशनहुड का ज़्यादा डिमांड आप नॉर्थ इंडिया में सुनेंगे। साउथ इंडिया में ज़्यादातर आपको लिंग्विस्टिक कल्चर और लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म की बात आती है काफ़ी ज़्यादा। वही चीज़ इन्होंने पूरे बताने की कोशिश किया है, सिर्फ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अच्छा, द टाइटन ट्रेजेडी, हाउ डिड दी टाइटैनिक टूरिस्ट सबमर्सिबल ऑपरेट। अब ये क्या आर्टिकल है जरा समझो यार। देखो सिंपल सा मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़्यादा इसमें घूमने का नहीं है, मतलब ज़्यादा इसमें हमें मतलब इसमें रिसर्च मारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हुआ क्या है मुद्दा, उसको समझिए आप। देखिए आप यूएस में एक जगह है, आप इनफैक्ट कनाडा में न्यू फाउंडलैंड करके, आपको पता होगा न्यू फाउंडलैंड इज़ वेरी फेमस। ग्रैंड बैंक वहाँ पाया जाता है क्योंकि लेब्राडोर करंट और आपका गल्फ स्ट्रीम मिलता है वहाँ पर, तो वहाँ पे बहुत फिशेस मिलते हैं। वहाँ से आप ये मान के रखिए कि तकरीबन 380 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर, 380 नॉटिकल माइल्स का तकरीबन आप मान के रखिए कि 700 किलोमीटर्स पर। आप अगर थोड़ा सा मैप देखे हों, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ठीक से। आप अगर थोड़ा मैप देखे हों यूएसए का, ठीक है, तो आप देखिएगा इस जगह पे न्यू फाउंडलैंड रहता है। न्यू फाउंडलैंड से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर, 380 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर आप ये मान के रखिए कि यहाँ पर आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको जो है टाइटैनिक सिंक किया था, ठीक। अब ये सिंक जो हुआ था 1912 में हुआ था, समझ रहे हो बातों की नहीं। तो जो सिंक हुआ तो इसका जो आपका जो पूरा रैकेश था, समझ रहे हो, र्यून जो था वो तकरीबन आपको ओशन फ्लोर पे जाके गिरा। ये समुद्र के लेवल से यानी कि सी लेवल से करीब 3800 मीटर पे है, ठीक है। तो पता नहीं वो एक ओशन गेट करके एक कंपनी है, उसने सोचा कि भैया ये भी एक टूरिज्म डेवलप हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोग इंटरेस्टेड है कि वो टाइटैनिक के मलबा देखें,
हैं। अब अजीब तरह का अतरंगी टाइप, बताइए, टाइटेनिक का मलबा देखने के लिए लोग जा रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ सर कि यहाँ पर मदरशिप था एक, ठीक है, मदरशिप रहती है, ठीक, वो क्या करती है, छोटा सा समर्सिबल जो है, ऐसे मान के रखिए, देखिए ऐसे टाइप का समर्सिबल होता है, ठीक है, इसमें 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। छोटा सा समर्सिबल इस मदरशिप के थ्रू नीचे जाने की कोशिश करता है। 2 घंटा लगता है जाने में, 3 घंटा यहाँ रहेगा और 2 घंटा ऊपर आने में, ठीक है। समर्सिबल किसे कहते हैं? समर्सिबल और सबमरीन में अंतर होता है। समर्सिबल जो होता है उसमें बेसिकली जो है लिमिटेड पावर होता है, लिमिटेड गैस होता है और काफ़ी कम समय तक ही, लिमिटेड पीरियड तक ही पानी के अंदर रह सकता है। सबमरीन काफ़ी समय तक रह सकता है। सबमरीन लड़ने के लिए होता है, समर्सिबल जो होता है वो उसका पर्पस डेमोन्स्ट्रेशन है। तो वो हुआ क्या कि 1 घंटे 45 मिनट के बाद क्या हुआ कि ये सिग्नल 15-15 मिनट पे इसको भेजना था मदरशिप को। जब ये नीचे गया, इस टाइप का मान लीजिए मदरशिप है, ठीक है, मदरशिप ये ऊपर पानी के ऊपर है ये, तो यहाँ से ऐसे करके एक सबमरीन, ये सबमर्सिबल गया और इसको 15 मिनट पर पिंग का सिग्नल भेजना था। ये करीब करीब 1 आवर 45 मिनट तक भेजा, उसके बाद भेजना बंद कर दिया। थोड़े टाइम बाद एक आवाज़ अंदर से आई, समझ में आ गया और पता चल, और फिर उसके बाद पूरे दिन तक कुछ नहीं भेजा गया, कोई सिग्नल नहीं आया। लोगों ने सर्च किया, अगर बगैर कंट्री आई, कोस्ट गार्ड वगैरह आई, पर नहीं मिले। बाद में थोड़ा बहुत सुना है कि रैकेज मिला है कहीं पर इसका जो है टूटा हुआ टुकड़ा मिला है, तो पता चला है कि ये जो समर्सिबल है ये इम्प्लोड कर गया है। इम्प्लोड इन द सेंस कि जैसे कोई चीज़ होता है फटता है तो उसे हम लोग एक्सप्लोड कहते हैं बाहर की तरफ। इम्प्लोड मतलब अंदर की तरफ चपक जाना, समझ रहे हो। हुआ ये था कि इसके अंदर जो गैसेज हैं उड़ गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर की वजह से ये क्या हो गया, वो चिपक गया होगा, तो इमीडिएट डेथ हो गया वहाँ पर। 5 लोग थे, एक तो ओशन गेट के CEO ही थे, बाकी 4 लोग थे, 2 पाकिस्तानी थे, है ना, सब बिजनेसमैन थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे। तो वही चीज़ें इसी पर यह आर्टिकल आया हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा, प्राइसिंग टर्म्स ऑफ MQ-9B ड्रोन डील विथ US येट टू फाइनलाइज्ड। अब इसमें क्या हुआ है कि अभी ड्रोन डील हो रहा है भाई साहब, ये समझ रहे हो बात हुई कि नहीं। अभी ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, लाइट कॉम्बैट व्हीकल का, और इसमें अभी हो रहा है, इसमें कह रहे हैं कि इसका अभी करीब करीब $3 बिलियन के करीब का ये परचेज है, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं है। हमारे डिफेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा ये। अच्छा, गुड्स ट्रेन ओवरशूट सिग्नल, देख रहे हैं सर, फिर से एक क्लैश हुआ है वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे क्या हुआ है सर कि एक गुड ट्रेन आई, उसके पता नहीं क्या हुआ, लोको पायलट ने देखा नहीं, और लोको पायलट सर जी जो है रेड सिग्नल पार कर गया। अब उसके वजह से फिर एक्सीडेंट। ये सर जी जून महीने में दूसरा एक्सीडेंट है सर। अब सीरियस क्वेश्चन आ रहा है सर रेलवे सेफ्टी के ऊपर, सच बता रहा हूँ सर। एक तो अभी हुआ है बहनागा बाजार वाला, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, वो 3 ट्रेनें क्लैश कर गई, अभी यहाँ पे 2 ट्रेन क्लैश कर गया, बताइए, है ना सर। तो पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। अच्छा, ओबामा रिमार्क्स अबाउट माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया सरप्राइजिंग। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ रिमार्क दिया है, बैरक ओबामा जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट, उसी पर जो हमारी जो मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि बड़ा सरप्राइजिंग है, इन्हीं के रिजीम में 6 मुस्लिम कंट्री में अटैक हुआ था। ये माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, पर अगेन इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा हमें जाना नहीं है। देखिए, मिड जुलाई में चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, पार्शियल फेलियर रहा वो। चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा और उसमें भी जो है, जो आपके रोवर और लैंडर है, उसका नाम जो है वो विक्रम और प्रज्ञान भी रहा जाएगा, समझ रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब सेम नेम रखने का कॉन्सेप्ट है। विक्रम साराभाई के नाम पर है, और जो प्रज्ञान है ये रोवर है, समझ में आ गया। तो यही नाम सेम अडॉप्ट किया जाएगा और इसे मिड जुलाई में रख देंगे। भगवान करे कि इस बार ये सक्सेसफुल हो जाए पूरी तरीके से। इसे GSLV MK3 के थ्रू जो है लॉन्च किया जाएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मोदी CC इंक डील में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और जो CC हैं, अल सीसी जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों के बीच में अभी जो है, सॉरी माफ़ करिएगा, प्रेसिडेंट है ये, ठीक है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अल सीसी। इन दोनों के बीच में जो है इंक किया गया, 4 एग्रीमेंट मेजर किए गए हैं। क्लीन एनर्जी को लेकर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर है, ट्रेड रिलेशनशिप फॉस्टर करने के लिए। तो 2 कंट्रीज़ के बीच में ये ट्रेड रिलेशनशिप, इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप को काफ़ी आगे तक ले जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस 3 मेजर एडिटोरियल्स एंड मैनी
स्मॉल एंड बिग एडिटोरियल्स। सो सर जी ये बहुत डिटेल्ड एडिटोरियल एनालिसिस होता है, और अगर आपको थोड़ा सा भी बढ़िया लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। एट द सेम टाइम प्लीज़ स्प्रेड अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, उन्हें कहिए कि वो देखें। एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।